संस्था द्वारा आयोजित फ्यूचरिस्टिक इंडिया समिट 2022 में उपस्थित श्री राजीव अरोड़ा जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती चंचल गुप्त जी, मनीष अग्रवाल जी, अन्य उपस्थित सभी गणमान्य जन, जितने हमारे पुरस्कृत किए गए हैं, अवार्डीज हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ पधारे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ख्यात विख्यात लोगों का और संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों का मैं राजस्थान की धरती पर पधारो हमारे देश की अपनत्व भरी संस्कृति से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज भारत के बड़े गतिशील व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना है, इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि सब लोग मिलकर जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दें, उनको बधाई दें, भगवान से प्रार्थना करें। इस समय तो दुनिया भर के सबसे बड़े नेताओं में से वो एक हैं और भी आगे बढ़ें ताकि भारत की पहचान इस तरीके से दुनिया के अंदर स्थापित हो ताकि लोग कह सकें कि भविष्य के अगर विश्व गुरु का स्वरूप धारण करने वाला देश कोई है तो भारतवर्ष है। ये शुभकामना है, सामूहिक रूप से व्यक्त की गई शुभकामना निश्चित रूप से फलित होती है, उसका रूप अपने ढंग से निखरता है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को बधाई दी जा रही है। आश्चर्य इस बात का है, कल वो समरकंद में थे और आज वो ग्वालियर पहुंच गए। अद्भुत है, परिश्रम की पराकाष्ठा। उपनिषद का एक मंत्र है, चरई वेद चरई वेद चरई वेद, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये 3 शब्दों में बहुत बड़ी चीजें भरी हुई, बहुत बड़ा 3 शब्दों का एक दर्शन है। जब व्यक्ति चलता है तो मार्ग में कितनी बाधाएं आती हैं ये कहा नहीं जा सकता। इसी उपनिषद के मंत्र को स्वामी विवेकानंद ने बाद में कहा, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वराग्य बोधत्। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह अगर किसी व्यक्तित्व के अंतर्गत दृश्यमान है तो मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अंदर विद्यमान है। इसमें किसी प्रकार संकोच नहीं है। मुझे आपकी संस्था का नाम मन की उड़ान बहुत अच्छा लगा है। सेवा, साहित्य, संस्कृति और उद्यमिता के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य यदि किया जाता है तो फिर मन का गंतव्य, उसकी उड़ान आकाश ही होगी। मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। किसी तरह जन सेवा से जुड़े कार्यों के लिए आप निरंतर कार्य करते रहिए। अभी अरोड़ा जी ने कहा कि 5 वर्ष से लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी ढंग से आप देश के विभिन्न कोने से ऐसे लोगों का चयन भी कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए होंगे और उनको यहाँ बुलाकर सम्मानित करना, सम्मान के माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरित करना, लोगों के अंदर इस प्रकार की संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना कि भविष्य में हम भी उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं और उत्कृष्ट कार्य करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बन सकते हैं। मन की उड़ान इस दिशा की तरफ निर्देशित करता है कि मन की उड़ान असीम है,
आकाश असीम है, अंतरिक्ष असीम है, उड़ान भी असीम है। जब उड़ान असीम है तो चरई वेग चलते जाओ और बाधाओं को तोड़ते जाओ। इससे ही लोगों की उत्कृष्टता सामने प्रकट होगी। भारतीय परंपरा में मैं इस अवसर पर आज यहाँ कला, संस्कृति, उद्योग, खेल, शिक्षा, व्यवसाय, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो सम्मानित किए गए हैं, उन्हें भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं यह मानता हूं कि उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान इसलिए जरूरी है कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। जीवन पथ पर वही व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ते हैं जो अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। भारतीय परंपरा में मानवता की सेवा को सर्वोच्च स्थान देते हुए सेवा परमो धर्मः को ही प्राथमिकता दी गई है। कोविड महामारी के विकट दौर को हम सब ने नजदीक से देखा है। इस दौर में भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए चिकित्सकों ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज सेवा से जुड़े लोगों ने अहर्निश कार्य किया। इस संदर्भ में मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी का अगर नाम न लूं तो ठीक नहीं होगा। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, रात के 2-2 बजे तक जाकर कोविड से ग्रसित जो लोग चिकित्सालय में भर्ती थे उनको देखना, उनकी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करना। मनोवैज्ञानिक दृष्टया लोग महसूस कर सके कि हमारे पास यहाँ के सबसे बड़ा डॉक्टर आया था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर व्यक्ति ये महसूस करता है तो आधा रोग से भाग जाता है। ये रात घूमते थे, अथक परिश्रम इन्होंने किया। जो मॉडल, राजस्थान का मॉडल जो रहा या प्रबंधन का जो स्वरूप रहा, वो तो अपने प्रकार का अनोखा था ही। लेकिन केवल प्रबंधन ही नहीं, उस प्रबंधन को कार्य रूप में परिणत कैसे कर रहा। अगर किसी के व्यवहार से देखा जाए और कहा जाए तो डॉक्टर सुधीर भंडारी का नंबर 1 पर नाम आएगा, नंबर 2 नहीं। मैं इसलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इसका साक्षी हूं, देखा हूं। क्योंकि मुझसे ही मिलने आते थे और मैं भी कभी कभी इनको परेशान करते रहता, फोन करके कुछ न कुछ इनको कहते रहता था। उस समय सभी कोविड के दौरान किस ढंग से लगे थे, चिकित्सकों ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और राजस्थान के कई चिकित्सकों ने कोरोना के अंतर्गत अपनी अंतिम सांस ली है। अच्छे चिकित्सक, क्योंकि उन्होंने परवाह नहीं किया। उनके सामने वो कोविड का मरीज है, वो हमारे लिए प्रमुख केंद्र बिंदु है और प्रमुख केंद्र बिंदु है तो उसके हम काम करेंगे। इस ढंग से उन्होंने काम किया। मानवता के लिए हजारों हजार हाथ सहयोग और समर्पण के लिए उठे और उसी से थमा जीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। ऐसी हर महामारी आपदा से जब जब मनुष्य पीड़ित होता है, बहुत से सबक भी प्राप्त करता है। मैं ये मानता हूं इसी से इंसान परिष्कृत होता है, पहले के मुकाबले और अधिक संपन्न होता है। जरूरी बात यह है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय कर्म किया जाए। निराशा के घोर अंधकार में ही आशा की किरण कहीं छुपी होती है। संघर्ष और सकारात्मक भाव से अंधकार दूर होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक पुस्तक पढ़ रहा था, मन को प्रेरित करने वाले भाव उसमें समाये हुए। सूरज डूब जाता है तो मशालें जलती हैं, मशालें बुझ जाएं तो दीप जगमगाते हैं।
दीपक बुझ जाता है तो जुगनू रोशनी करते हैं, और उनका भी प्रकाश खत्म हो जाए तो अंतर मन की रोशनी हमें राह दिखा देती है, वो हमारा मार्ग निर्देशन करती है। हमारे यहां उपनिषदों में ऐसी ही कथा है, जिन्हें पढ़ने लगता है जीवन का कहीं कोई अंत नहीं है। सूरज रोज निकलता है, सांझ अपने घर लौट जाता है तो अंधकार छा जाता है, पर फिर से दूसरे दिन भोर सूर्य फिर उदित होता है सर्वत्र उजियारा करने के लिए। ऐतरेय ब्राह्मण का बहुत शुद्ध मंत्र है, जिसको अभी मैंने कहा, चरई वेद चरई वेद। जो चलता है वही मंदिर को प्राप्त करता है। जल यदि कहीं एक ही जगह ठहर जाता है तो सड़ान मारने लगता है। इसलिए बुद्ध ने भी कहा, चरत भिक्षवे चरत, भिक्षु चलते जाओ, भिक्षु चलते जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा, चरत भिक्षवे चरत, भिक्षुओं चलते रहो। हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। आजादी का संघर्ष भी बहुत लंबा चला, परंतु सोचिए, ये स्वाधीनता के लिए संघर्ष ही नहीं होता तो क्या देश आज स्वतंत्र होता? इसलिए जीवन से बड़ी जय है। मन यदि मजबूत है तो कोई बाधा हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प शक्ति अगर अटल है तो कोई दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है, व्यक्ति प्राप्त ही करता है। मैं उन एंटरप्रेन्योर्स से कहना चाहूंगा जो जिन लोगों को अभी पुरस्कृत किया गया, मन के अंदर संकल्प शक्ति धारण करते हुए जिस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप को आपने डेवलप किया है, उसको और आगे बढ़ाएं, उसमें और इनोवेटिव वर्क हम करें, इनोवेशन से भरपूर हो। इनोवेशन से भरपूर होगा, नई नई चीजें उसमें से आएंगी और एक एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ करके एक बृहद स्वरूप धारण कर सकने में सक्षम होगी। इसे संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको आगे बढ़ाने का। कुंवर नारायण बहुत बड़े कवि हुए, उनकी एक बहुत प्रेरणा देने वाली कविता है, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो लड़ा ही नहीं तो जीतेगा कैसे? हारा वही जो संघर्ष क्षेत्र में अपने को झोंका नहीं। ये सच है, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। बाधाओं से विपदाओं से लड़ेंगे तभी जीवन निखरेगा। वही जीवन सफल है जो संघर्षों से तप कर तैयार होता है। उदात्त जीवन मूल्यों से प्रेरित भारतीय संस्कृति ऐसी ही विरल संस्कृति है जिसमें पुरुषार्थ को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह वह समय जब हमें अपने अतीत को याद करते भविष्य को संवारना है। जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, विभिन्न क्षेत्रों में अदम्य साहस अपनी प्रतिभा दिखाते हुए जिन्होंने हमें बहुत सी उपलब्धियां दी, उनके गौरव का गान करते हुए हमें सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है। अतीत से प्रेरणा लेते हुए इसी से नए भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। आज तेजी से देश हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभी टाटा भंडारी ने कहा कि उस दृष्टि से हम छठे नंबर पर हैं दुनिया की। अर्थव्यवस्था के हिसाब से छठे नंबर पर हमारा देश है। इसे आर्थिक दृष्टि से भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देश की विशिष्ट पहचान विश्व भर में बनी है। रक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, उद्योग, खेल, आज सभी क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों को विश्व भर में सराहा जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के
रूप में ही नहीं बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाली महान संस्कृति के रूप में भी भारत की विशिष्ट पहचान बनी है। निश्चित ही इसमें हमारे उद्यमियों का, हमारे चिकित्सकों का, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों का, वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का आज का सबसे बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान इसीलिए चलाया गया कि हम हर क्षेत्र में स्वनिर्भर हो। आत्मनिर्भर भारत जब हम कहते हैं तो एमएसएमई की स्वाभाविक रूप से याद आ जाती है, स्मृति याद। एमएसएमई पर बढ़ावा दिया गया है। हमारे राजीव अरोड़ा जी ने ठीक कहा कि यहाँ की सरकार ने जो पहले 3 वर्ष के अंदर कर्जे को चुकता करने की बात आया करती थी, जो भी दिया करते थे, 5 वर्ष तक आप एमएसएमई के लिए अगर कोई कर्जा लें तो फिर किसी तरह के बोलेगा नहीं कोई, आपको इनकम टैक्स वाले भी परेशान नहीं करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को एक जबरदस्त तरीके से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। और इसीलिए पिछले कोरोना के दौरान जब इस पर चर्चा हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार के वित्त मंत्री ने जब इस पर चर्चा की थी तो उस समय उन्होंने कहा था 20 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए खर्च होगा। 20 लाख करोड़, ये सामान्य नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत बने उसके लिए छोटे छोटे उद्योग धंधे, मैं उससे और नीचे जाता हूं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे। पहले कुटीर उद्योग धंधे ही चला करते थे। गांव में कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से ही गांव का विकास लोगों के सामने दिखता था। अलग अलग प्रकार के लोगों के धंधे थे, उस धंधों को अधिकाधिक बढ़ावा कैसे मिले, और उसी में से आज जिस तरीके से शैक्षिक प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है, उसके अंदर जो इनोवेशन के हिसाब से लोग विचार कर रहे हैं, नवाचार जो कर रहे हैं, नवाचार सबसे अधिक होंगे, और नवाचार सबसे अधिक होंगे तो उससे स्टार्टअप्स डेवलप होगा। स्टार्टअप डेवलप होंगे, कोई यहां का नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। जैसे हमारे राजीव अरोड़ा जी ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना के दौरान भी यहां का निर्यात ज्यादा बढ़ गया, आयात नहीं निर्यात। हम निर्यातक बने, हमारी सोच निर्यातक की है, हम आयातक नहीं बनेंगे, हम निर्यातक बनेंगे। उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को चरितार्थ करने की दृष्टि से हम नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे, हम जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। अब इसमें कई जॉब प्रोवाइडर यहां बैठे हुए, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जॉब प्रोवाइडर हैं, और यही आत्मनिर्भर भारत की तरफ आपको दिशा निर्देशित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान इसीलिए चलाया गया कि हम हर क्षेत्र में स्वनिर्भर हैं। हम आयात नहीं करें, बल्कि निर्यातक के रूप में हमारी पहचान बने। हमारे युवा रोजगार पाने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार प्रदाता बने। इसी से देश आगे बढ़ेगा और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ भी रहा है। मैं मानता हूं कि राष्ट्र किसी जमीन के टुकड़े या भूभाग को नहीं कहा जाता। राष्ट्र अपने आप में जीवंत दर्शन होता है। भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का विरल वैश्विक ग्रंथ है। यह राष्ट्र के हमारे उस जीवंत दर्शन को ही एक तरह से व्याख्यायित करता है, जिसे मानव में भेद नहीं किया गया है। मैंने आपके बीच में संविधान की उद्देशिका को दोहराया है, पढ़ा नहीं, दोहराया, ताकि आप महसूस करें कि क्या लिखा है इसमें। केवल संविधान की उद्देशिका को ढंग से आप पढ़ रहे हैं, वही भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। भारतीय संस्कृति का अगर मूल भाव देखना है तो संविधान के उद्देशिका को आप पढ़िए। हम भारत के लोग,
ये भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय बहुत बड़े राजनीतिक मनीषी हुए। उन्होंने किताब लिखी एकात्म मानवभाव, उसमें उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति क्या है, वर्णन करते गए, कई चीजें करते गए। सामूहिकता को उन्होंने ज्यादा प्रश्न दिया है। परस्परावलंबन ही भारतीय संस्कृति, एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो, परस्परावलंबन ही भारतीय संस्कृति। चाहे वनस्पतियां हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे गिरकंदराएं हो, चाहे प्राकृतिक सारी चीजें हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि से और भी चीजें विद्यमान हो, हर चीज एक दूसरे के ऊपर आधारित है और वही जीवन को चला रहा है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई। पूरी वसुधा तेरा परिवार है। वसुधा पर केवल व्यक्ति ही नहीं है, वसुधा पर तो गिरकंदराएं भी हैं, नदी नाले भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं। ये सब हमारे परिवार के अंग हैं, क्योंकि सभी से मिलकर के ये परिवार आगे बढ़ा है। और इसमें कोई भी चीज अगर कम हो जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है, असंतुलन होता है। और जब असंतुलन होता है तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी प्रकट होता है। और भूकंप और ज्वालामुखी व्यक्ति को त्रस्त कर देता है। इसलिए सबका संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने जो उद्देशिका पढ़ी, उद्देशिका में पहले ही शब्द है हम भारत के लोग, बाकी क्या तो आप पढ़िए। हम भारत के लोग ये प्रतीक है भारतीय संस्कृति। इसको जितना परिभाषित करते हैं, ग्रंथ लिखा जा सकता है केवल इन्हीं शब्दों पर। हम भारत के लोग, इसी पर ग्रंथ लिखा जा सकता है। उसको इस तरीके से लेने की आवश्यकता है। मैंने आपको मूल कर्तव्य पढ़ा, मूल अधिकार की बात सब करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता है। मूल कर्तव्य पढ़े तो आज जो आग लगाई जाती है, राष्ट्र की क्षति की जाती है, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अपशब्द किए जाते हैं, श्रद्धा केंद्रों को विनष्ट किया जाता है। ये मूल कर्तव्य के अंतर वर्णित है, नहीं होना चाहिए। अगर हम करते हैं तो संविधान विरोधी कार्य हम कर रहे हैं। अधिकारों की केवल मांग ही नहीं, कर्तव्यों का भान होना चाहिए। कर्तव्यों में से ही अधिकार प्रकट होता है। कर्तव्य ही नहीं करना है तो अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसको हटा नहीं सकते आप, खोखला हो जाएगा। मैं राजभवन में शाम को कल घूम रहा था, देखा कल थोड़ी सी अंधड़ भी चली थी, तो राजभवन में पेड़ था, वृक्ष खोखला हो गया, टूट कर गिर पड़ा था। तो जाकर मैंने देखा तो एकदम बीच में एकदम खोखला था। अगर कर्तव्य और अधिकार का सामंजस्य नहीं होगा तो अधिकार एकदम खोखला हो जाएगा, अधिकार का कोई औचित्य नहीं बनेगा। इसलिए मैंने संविधान पर ज्यादा जोर दिया है। संविधान के प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, संविधान में कितने भाग हैं उसके बारे में। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग में चित्रकारी की गई है, भारतीय संस्कृति से जनित चित्रकारी। पहले पृष्ठ पर मोहनजोदड़ो की चित्रकारी, तीसरे चित्र पर, उस पर भाग पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या का बने चित्रकारी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो वाला भाग जो है उस पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का उपदेश, गीता का उपदेश है। लोग कहते हैं कि संविधान में ये सब नहीं है। मैंने राजभवन में रामकथा कहलवाई थी, इसमें शायद कुछ लोग गए रहे हों। कुछ लोगों ने आलोचना की,
समाचार पत्रों में देखा कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राजभवन में एक घर विशेष का इन्होंने आयोजन किया। मैंने कहा बाद में समापन के दिन मैंने ये बात कही थी कि संविधान में तो भगवान राम का, लक्ष्मण का, सीता का बकायदे चित्र है अयोध्या गमन का। उसे पृष्ठ पर फंडामेंटल राइट्स वाला जो है भाग उस पर है, और कैरेक्टर प्रिंसिपल वाला जो भाग है उस पर भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। तो भागवत और राम कथा अगर राजभवन में नहीं होगा तो कहां होगा? गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप है। संविधान भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है, और इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि संविधान ही हमारे लिए गीता है, संविधान हमारे लिए कुरान है, संविधान ही हमारे बाइबल है, संविधान ही हमारा पवित्र ग्रंथ है, और उसी के अनुसार हमारा कार्य होता है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा लोकतंत्र उस संविधान से चलाया जाता है। संविधान ही इस बड़े लोकतंत्र को चला रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसको महेंद्र राय जादा ने अंग्रेजी में हस्तलेखन किया, हाथ से लिखा है संविधान। आप मूल संविधान देखें तो उसे ही देखें, चमकती ही स्याही से लिखा हुआ है। और हिंदी में लिखा है श्री कृष्ण वैद्य, सुमन वैद्य, उन्होंने हिंदी में लेखन किया है। मूल कापी अगर संविधान का आप देखेंगे तो चमकती हुई स्याही अभी भी दिखाई पड़ती है। कितने वर्ष हो गए संविधान को लिखा, और वो अभी दिखाई पड़ रही है। और उस मूल संविधान पर ये सारी चीजें का वर्णन नहीं किया। महात्मा बुद्ध का भी है, गुरुकुल का है, गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी उस गुरुकुल का भी चित्र है। मैंने पूरा चित्र देखा, एक एक भाग में कौन कौन से चित्र हैं, इसको मैंने पढ़ा है। इसलिए मेरा कहना है कि संविधान की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम देश के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र को विकसित करते हुए दुनिया के अंदर स्थापित कर सकने में सक्षम हो सकेंगे कि हमारा लोकतंत्र इतना स्वस्थ है, इतना सक्षम है, इस लोकतंत्र को बाकी के देश के लोग उसका ढंग से अनुकरण कर सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसा हमारा संविधान। हमने संविधान के तहत मानव धर्म को ही सदा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समानता के भावों को ही हमने सदा प्रधानता दी। समानता और भाईचारे की संस्कृति की सीख देने वाले हमारे संविधान से नई पीढ़ी को जोड़े जाने के लिए ही मैंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, मैंने किया है, बता रहा हूँ आपको, सभी विश्वविद्यालयों में मैंने संविधान पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है। अभी RHS में नहीं है, ये क्या नहीं होने वाला है। हाँ, यह सुखद है कि इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। संविधान से संबंधित जागरूकता इसलिए भी जरूरी है, इसी से नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों से प्रत्यक्ष जुड़ सकती है। राजस्थान में लोकतंत्र के पवित्र सदन विधानसभा में भी संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन का सूत्रपात मेरे द्वारा किया गया। राजभवन में भी हमने संविधान निर्माण से लेकर उसके लागू संविधान सभा से लेकर उसके लागू होने तक की पूरी यात्रा को संजोने के लिए संविधान पार्क के निर्माण की पहल की है। जल्द और बनकर तैयार हो जाएगा। सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। नवंबर में उसका हम लोग लोकार्पण करवाएंगे। आप सभी लोगों को अभी से आमंत्रित मैं कर रहा हूँ। राजभवन आकर जरूर देखिए। पूरे हिंदुस्तान भर में केवल राजस्थान का राजभवन ऐसा होगा जिसमें संविधान पार्क बना होगा और पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। संविधान सभा कब बनी, संविधान सभा में कितने लोग रहे, संविधान सभा में राजस्थान के कितने, महिलाएं कितनी रही, और बड़े बड़े नेताओं ने भाषण क्या किया, उनका भाषण भी सुन सकते हैं। ऑडियो टाइम भी रहेगा।
ये सारी चीजें, संविधान के कितने भाग हैं ये भी चित्रित होगा। स्कल्पचर सबके बनाए रहे मिलेंगे आप, अब देखकर आपको अच्छा रहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं संविधान की संस्कृति के जरिए हम भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श को अपने जीवन में उतारें। इसी हेतु राजस्थान ने निरंतर कार्य करने का प्रयास किया है। हम सभी मिलकर संविधान की हमारी संस्कृति के लिए, जन जन के कल्याण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करें। हमारे यहाँ कहा गया है, इतिहास उन्हें याद रखता है जो इतिहास बनाते हैं, और इतिहास तब बनता है जब लीक से हटकर कुछ किया जाता है। यह समय वैश्विक प्रतिस्पर्धा का है। भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करते उत्कृष्टता के लिए कार्य करेंगे तभी सफलता मिलेगी। यह सुखद है कि आपकी संस्था मन की उड़ान फाउंडेशन प्रतिभाओं को सम्मानित करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह समाज निरंतर आगे बढ़ता है, जहां पर उसकी प्रतिभाओं को अवसर मिलते हैं, उनका अभिनंदन और सम्मान होता है। प्रतिभाओं के प्रोत्साहन से ही आने वाली पीढ़ी उनका अनुकरण कर भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करती है। आइए अपने 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 स्तर पर सभी राष्ट्र को अपनी ओर से निरंतर उत्कृष्ट कुछ देने का प्रयास करें। आपने मुझे इस अवसर पर यहाँ आमंत्रित कर लोगों को पुरस्कार भी देने का अवसर प्रदान किया, और साथ ही साथ मुझे मेरा विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।